वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे पंडित प्रेमचंद का लिखा हुआ एक अफसाना इबरत, जिसमें पंडित प्रेमचंद जो कि बस एक उस्ताद काम करते थे, अपने पेशे से बेजार थे। क्यों बेजार थे? क्योंकि उसके पास पड़ोस में दो और आदमी भी थे। जो एक ठाकुर अतीबल सिंह था जो पुलिस में हेड कांस्टेबल था, दूसरा मुंशी बैजनाथ जो कि एक अकाउंटेंट था। तो उन दोनों का रहन सहन, उन दोनों की घरेलू हालत बहुत अच्छी थी। तो पंडित प्रेमचंद अपने पेशे से बिल्कुल बेजार थे। लोग भी उन दोनों अफराद की इज्जत और कदर करते थे और उनका घर में तरह तरह की सहूलियतें मैसर थी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की माहवारा तनख्वाह जो सिर्फ 15 रुपये थी और इसकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती थी। तो इसी सबक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने यानी पंडित प्रेमचंद ने इस सगे से यानी इस महकमे से निकलने के लिए कोई बात उठा न रखी थी। यानी बहुत कोशिश की कि इस महकमे को तब्दील किया जाए किसी और महकमे में। दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, अफसरों की खुश आमदी की, मगर मुराद पूरी न हुई। अफसरों को खुश भी किया लेकिन मकसद हासिल न हुआ, यानी कोई और महकमे में इसकी नौकरी न मिल गई। हाँ, इतना था कि इस बदली का असर अपने मनसबी कामों पर न होने की देते। लेकिन एक बात उन्होंने की कि अपने पेशे से, जो कि उसका पेशा मदरसी थी, उस्ताद था, पढ़ाने के कामों में उसने कोई तामुल न किया। तालीम में गफलत न करते, दिल लगा कर पढ़ते थे। वो बहुत दिलचस्पी से बच्चों को पढ़ाते थे। इससे इनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे और साल में इसे इनाम मिलता था काम की बदौलत। तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते थे। उसकी जानदारी, उसकी ईमानदारी, उसकी फ़र्ज़ शनासी का ये सिला कि उसे तरक्की के मौक़ों पर उसका ख़ास ख्याल रखा जाता था। लेकिन इस सेगे की तरक्की ओसर की खेती है। ओसर की खेती बंजर ज़मीन की खेती। बंजर दो किस्म की ज़मीनें हैं, एक है बंजर, दूसरे है ज़रखेज़। ज़रखेज़ ज़मीन वो है जहाँ फसल अच्छी तरह से मिल जाता है, इसका भरपूर फसल मिलता है। ओसर की खेती है बंजर ज़मीन, कितनी भी मेहनत करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। तो यही कहते हैं पंडित प्रेमचंद की इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में तरक्की ओसर की खेती है, बंजर ज़मीन की खेती। महज कभी तरक्की हो सकती है, बड़े बाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे, पंडित प्रेमचंद से खुश थे, और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे, और वो शागिर्द जिन्हें वो पढ़ाता था उसके बातों पर मरने को तैयार थे। कोई आकर इनका पानी भर देता, कोई पानी लाता था उनके लिए, कोई उनकी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ लाता, बकरियों के लिए घास पत्ते वगैरह लाता था। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे, यानी इसको गनीमत समझते थे। तो अब एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुंशी जी और ठाकुर साहब ने, जो इसके पास पड़ोस में दो हमसाये रहते थे, उन्होंने अयोध्या की यात्रा की सफ़र की, यानी अयोध्या जाने का मन बना लिया। दूर का सफ़र था, माई अयाल के जाना चाहते थे। क्योंकि ये बहुत दूर का सफ़र था, इसलिए उन्होंने चाहा कि अपने अयाल को भी साथ ले जाएं। दोनों असहाब ने एक एक हफ्ते की रुखसत दी
یعنی لیو لے لی، ایک ہفتے کی چھٹی لے لی، پنڈت جی کو ساتھ لے چلنے پر مجبور کیا، اور پنڈت جی سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ دبدبے میں تھے، یہ شک و شبے میں تھے، پریشانی میں تھے۔ کون؟ پنڈت جی۔ کیوں؟ جب ان لوگوں نے سفر کا خرچ ذمہ لیا، لیکن ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کا سارا خرچہ برداشت کریں گے، خود لیں گے، تب انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ تب پنڈت پریم چند بھی مجبور ہو گئے۔ اجودھیا کی یاترا کا ایسا اچھا موقع پا کر کیوں کر رکتے؟ کیونکہ یہ ایک مقدس سفر تھا، اس لیے اس سفر سے کیوں منہ موڑ دیتے؟ بلہور سے 1 بجے رات کو گاڑی چھوٹتی تھی، یعنی گاڑی نکلتی تھی۔ آسمان پر کالی گٹا چھائی ہوئی تھی، کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اسی لیے سر شام ہی اسٹیشن پر آ گئی، شام کے وقت ہی اسٹیشن پر آ گئی۔ یہاں آج میلے کے سبب سے بہت بڑی بھیڑ، بہت سارے لوگ اس اسٹیشن پر جمع تھے، لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ تھی، ہجوم تھا۔ جب گاڑی آئی تو دکم دکا شروع ہوئی، دکم دکا یعنی ایک دوسرے کے پیچھے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہی آگے جاؤں، دکم دکا شروع ہوئی، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ پنڈت جی اور ٹھاکر صاحب آگے نکل گئے، پنڈت جی اور ٹھاکر یعنی اتیبل سنگھ آگے نکل گئی، چلے گئے گاڑی، منشی جی پیچھے رہ گئی، بیچارے شاید کمزور تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ اس آفت میں کون کس کا راستہ دیکھتا ہے؟ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ جب بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو ہر کسی کو اپنے کی فکر لگتی ہے۔ الگ الگ ڈبوں میں جا بیٹھے، منشی جی اور ٹھاکر جی ایک ڈبے میں اور بیجناتھ دوسرے ڈبے میں۔ جس کمرے میں ٹھاکر اور پنڈت جی گھسے اس میں صرف 4 آدمی تھے۔ جس کمرے میں ٹھاکر اور پنڈت پریم چند گھس گئے اس میں 4 آدمی تھے، ان میں 2 بیٹھے ہوئے تھے، 2 لیٹے ہوئے تھے، یعنی 2 لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، 2 بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے ایک آدمی سے کرکھت لہجے میں یعنی حاکمانہ پولیس انداز میں، حاکمانہ انداز میں کہا ایک آدمی سے، اٹھو بیٹھو جی، دیکھتے نہیں ہم لوگ کھڑے ہیں، اٹھو کھڑا ہو جاؤ، سوئے ہوئے ہو، دکھتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں، آپ نے 2 سیٹیں لی۔ مسافر لیٹے بولا، جو مسافر لیٹا ہوا تھا اس نے بولا ٹھاکر سے، کیوں اٹھیں جی، ہم کیوں اٹھیں؟ کچھ تمہارے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ ہم نے آپ کے بیٹھنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ ٹھاکر صاحب کیا ہم نے کرایہ نہیں دیا؟ ٹھاکر اس سے کہتا ہے کہ ہم نے ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے ان 2 کے درمیان، یعنی مسافر اور ٹھاکر کے درمیان، کہ ہم نے کرایہ نہیں دیا ہے۔ مسافر جسے کرایہ دیا ہو اس سے جا کر جگہ، جسے آپ نے کرایہ دیا ہے، جہاں آپ نے کرایہ بھرا ہے اسی آدمی سے پوچھو ہماری جگہ کہاں ہے، ہماری سیٹ کہاں ہے۔ ٹھاکر ذرا ہوش سے باتیں کرو، اس ڈبے میں 10 آدمیوں کے بیٹھنے کا حکم ہے۔ ٹھاکر اس مسافر سے کہتا ہے کہ اس ڈبے میں 10 آدمیوں کی جگہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسافر، یہ تھانہ نہیں ہے، ذرا زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ مسافر واپس اس سے کہتا ہے، یہ پولیس اسٹیشن نہیں ہے، بات ادب سے کرو، بات تہذیب سے کرو، سنبھال کر بات کرو۔ ٹھاکر نے غور سے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ ٹھاکر کو بھی جب منہ توڑ جواب ملا تو اس نے اسے کہا، تم کون ہو؟ مسافر بولا، ہم وہی ہیں، میں وہی ہوں جس پر آپ نے ایک خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا، بلیک مارکیٹنگ کا الزام لگایا، چوری چھپے چیز بیچنے کا الزام لگایا تھا، اور جس کے دروازے سے آپ 25 روپیہ لے کر ٹلے تھے، اور بہت رشوت آپ نے مجھ سے 25 روپیہ لیے تھے۔ ٹھاکر، اب پہچانا آپ کون ہیں؟
मगर मैंने तो रियायत की, यानी मैंने आपने के साथ, ठाकुर से कहते हैं मगर मैंने आपके साथ इंसाफ किया, मैंने आपके साथ कंसेशन किया, रियायत की। अगर चालान कर देता तो तुम सज़ा याब हो जाती। अगर मैं उस दिन आपको अदालत में चालान करता तो आपको सज़ा मिल जाती। तो मैंने 25 रुपया लेकर ही आपका मामला हल किया। मुसाफिर, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की। मुसाफिर उससे वापस कहता है कि मैंने भी आपके साथ इंसाफ किया, रियायत की। अगर धकेल देता, अगर मैं आपको धक्के देता, तुम गाड़ी से नीचे चली जाती। तो आप गाड़ी से नीचे जाती अगर मैं आपको धक्के देता, मैंने भी आप पर हाथ नहीं उठाया। दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर ज़ोर से कह मार कर हंसा, यानी कह मार कर हंसा, बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, क्यों जनाब दारोगा जी? ओ ठाकुर से कहते हैं, क्यों, मुझे क्यों नहीं उठाते, मुझे कहो कि मैं उठूं। ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे, यानी आग बिगोला हो रही थी, मगर इस वक्त बुर्रे फंसे थे। मगर इस वक्त क्या करे, अकेला था, बुरे फंसे थे, मुसीबत में था, सब्र में था। हालांकि वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो दोनों भी कौवे हीकल थे। कहता है कि ठाकुर अति बल सिंह जो पुलिस में, वो भी एक ताकतवर मजबूत आदमी था, लेकिन उन जिन के साथ उसका मामला हुआ वो भी कौवे हीकल, देव हीकल की तरह थे। वो भी उस सख्ती से काम न निकलते देख कर मलामत से बोले। जब उससे पता चला ठाकुर को कि अब सख्ती से काम नहीं चलेगा, तो नरमी से उनसे बोला, तुम ही उठ जाओ। अब अच्छा, दूसरे पैसेंजर, दूसरे मुसाफिर से बोला, तुम ही उठ जाओ, संदूक बेंच पर रखा है, इसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। ये संदूक इस जगह से हिला दो, दूसरी जगह रखो तो जगह हो जाएगी। मुसाफिर, और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाइए? या ये मुसाफिर उससे कहते, क्यों हम संदूक उठाए, उधर रखेंगे, आप ही उधर बैठो। इसमें कौन सी मशीकत मारी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये थाना थोड़ा ही है कि ये पुलिस स्टेशन थोड़ा ही है कि ये रोब में फ़र्क आ जाए कि यहाँ भी आपका रोब चलेगा। ठाकुर, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई अदावत है? ठाकुर उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी मुझसे नफ़रत है? मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, हालांकि मैंने आपको कभी देखा ही भी नहीं है। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, हाँ आपने मुझे नहीं देखा होगा, मगर आपके डंडे ने देखी है। जो डंडा आपके हाथ में होता है उसने मुझे देखा है। इस मेले में आपने मुझे कई डंडे रसीद किए थे, यानी डंडे बरसाए थे मुझ पर। उस वक्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फ़ौज थी, आपके साथ और भी पुलिस वाले थे। मैं मार खा कर ज़ब्त कर गया, कंट्रोल कर गया, लेकिन ज़ख्म अभी दिल पर ताज़ा है, लेकिन वो ज़ख्म अब भी मेरे दिल पर हरे हैं, ताज़े हैं। उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। मुझे आज मौका मिला है, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपसे इज़्ज़त में, हैसियत में, ख़ानदान में हेटा नहीं, खामोश बैठ हो जाए तो खामोश हो जाओ, वरन शायद मेरे सर पर शैतान सवार होगा, यानी मुझ पर गुस्सा चढ़ेगा। पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे। जो पंडित प्रेमचंद जी उसके साथ थे वो भी खामोश थे और दिल में ये डर रहे थे कहीं मारपीट न हो जाए, कि अगर दोनों ने हाथ, लड़ाई पर नौबत आ गई तो गेहूं के साथ गुण भी पीसा जाता है। तो पंडित जी के साथ, ठाकुर के साथ साथ मेरी भी, यानी पंडित जी भी की पिटाई होगी। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर ने तरह देने में खैरियत समझी तो उसने ठाकुर को कहा, ठाकुर को समझाया ठंडा होने के लिए। यूँ ही तीसरा स्टेशन आया। जब अगला स्टेशन, तीसरा स्टेशन आया, अनु ने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला, यानी ठाकुर ने अपने बीवी बच्चों को इससे निकाला। उन दोनों शयातीनों ने
اس کے اسباب اٹھا کر پھینک دیے. وہ 2 مسافر جو تھے انہوں نے اس کے سامان کو جو اس کے ساتھ تھا اس کو باہر پھینک دیا. جب ٹھاکر صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک نے انہیں ایسا دھکا دیا کہ بیچارے اونڈے منہ پلیٹ فارم پر گر پڑے. تو اتنا ہی نہیں کہ سامان باہر پھینک دیا بلکہ جب اترنے لگے تو اسے کسی نے اسے ایک مسافر نے اسے دھکا مار دیا اور وہ گر پڑے. گارڈ سے فریاد کرنے دوڑے تھے کہ اتنے میں انجن نے سیٹی دی، جا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. وہ تو گارڈ سے فریاد کرنے کے لیے گیا لیکن اتنے میں گاڑی نے سیٹی دی اور آگے بڑھنے لگی.